हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्या आता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब यहाँ इसके बेसिक कंसेप्ट में एक थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम 1.2 और जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये हमें क्या बताती है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, अब वो किस टाइप का नंबर है, कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब वो एक अलग चीज़ है कि इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसको समझते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं, जैसे नंबर हमने लिया 110। क्लियर, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आती हो। जैसे अगर मैं यहाँ काउंटिंग लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 तो ना तो कंपोजिट के अंदर आता है ना प्राइम के अंदर आता है। 2 है, 3 है और 5 है, 7 है। ये चारों क्या है, ये प्राइम से भी प्राइम नंबर है। और ये जो बाकी रह गई ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। प्राइम नंबर की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। यानी कि वो सारे नंबर जो 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जो प्राइम नहीं है, यानी कि 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर पर भी अगर वो डिवाइड होते हैं, दिस मीन्स वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ जैसे 6 है, 8 9 10 4, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है जिस पे ये सर्कल नहीं लगाया गया। अब हम क्या करते हैं, 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं अभी। अब फैक्टर जब हम बनाते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि हम सबसे पहले छोटे नंबर पे डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर 2, यानी कि देखो 1 से तो डिवाइड करोगे, 1 का तो केस ही नहीं है, इसी 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 से नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि इवन नंबर है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से ना 4 से, अब ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। जब हमने 5 से डिवाइड किया तो 11, अब उसके बाद 11 से डिवाइड किया तो 1। स्टूडेंट ऐसा इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 110 को लिखो, तो आप इस तरीके से लिख देंगे 2 × 5 × यहाँ 11 और × 1। अब आपके लिखने का तरीका ये होता है, लेकिन मैंने 1 के ऊपर सर्कल लगा दिया अभी। अब 1 के ऊपर सर्कल क्यों लगाया है, इसमें कुछ अलग होगा तभी तो। अब ये जो मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसका नाम ध्यान से देखिए एक बार। नाम में क्या है, प्राइम, यानी कि जो भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब अगर आपने फैक्टर के अंदर 1 लिख दिया, अब जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ कौन से नंबर आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए। लेकिन 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी आप 1 को नहीं लिखोगे। क्लियर, ज़्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, बस मल्टीप्लाई में 1 लिख देते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, 1 तो एज इट इज़ है ही। तो कभी भी आप ये मत लिखना, वो लिखा हुआ गलत होता है। हाँ, ये बात अलग है कि मल्टीप्लाई तो 110 ही आएगी अगर मल्टीप्लाई में 1 भी कर दे, लेकिन वो आपके जो लिखने का तरीका है वो गलत हो जाता है। इस चीज़ पर आप हमेशा फोकस करें। अब ये क्या बोल रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को हमने क्या कर दिया, अभी ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर से, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी। यूनिक का मीनिंग, अब 110 के अलावा कोई भी एक ऐसा कंपोजिट नंबर नहीं होगा इसके अलावा।
इसके अलावा कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करो तो आप 2, 5 और 11 आए, क्या आ सकती है? अब मल्टीप्लाई करोगे वो तो 110 की है। कोई ऐसा नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 5, 11 सिर्फ ये 3 ही नंबर आए? ऐसा तो नहीं होगा। दिस मीन्स ये क्या होती है? यूनिक होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो लास्ट लाइन लिखी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब ऑर्डर की बात अलग है। अब ये ऑर्डर क्या है उसको देखिए। अब जैसे ये 110 को मैंने ये लिखा है 2, 5 इंटू 11 इस तरीके से। अब मैं इसको अगर ये लिखूं कि 5 इंटू 2 इंटू 11 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ये लिखूं कि 2 इंटू 5 इंटू 11 तब भी वही रहेगा। अगर ये लिखें कि 5 इंटू 11 इंटू 2 तब भी वही रहेगा। अगर ये लिखें 11 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि क्या ऑर्डर चेंज करने से कुछ इफेक्ट पड़ता है? फैक्टर तो वही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे कि नहीं। बस हम एक तरीके से इस तरीके से लिखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखे 2, 5, 11 तो थोड़ा वो अच्छे तरीके से यानी कि इफेक्टिव सा लगता है, ये वाली चीज़ है। यानी कि अगर ऑर्डर चेंज कर दें क्या यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा? आंसर तो वही रहेगा ना 110। क्लियर? तो ये थी प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को किस तरीके से समझते हैं। हम आपको ये भी पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने जो मेन पॉइंट बताया है कि कभी भी आप 1 नहीं लिखोगे, 1 कभी भी इसके अंदर काउंट नहीं होगा। अब 1 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं रहेगी, फिर वो जस्ट एक मल्टीप्लाई होगी नंबर्स की। अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्राइम फैक्टर हैं सारे, क्योंकि 1 तो प्राइम है ही नहीं। अब कुछ बच्चे ये भी करते हैं, जैसे लेट सपोज हमने लिया 216, ये कोई नंबर ले लिया। क्लियर? अब स्टूडेंट्स सीधा ही 2 से डिवाइड या 3 से डिवाइड ना करके 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ 6 पे ये 6 3 जा 18, 6 6 जा और ये 6 और ये 6 इस तरीके से भी 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी 6 इंटू 6 इंटू 6। लेकिन ध्यान से देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझते हैं कि नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम। तो ऐसा आप कभी भी नहीं करेंगे। अब अगर आपको 216 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो यहाँ से देखिए 216 सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 2 से आप स्टार्ट करेंगे। 2 पे कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, यहाँ 108 होगा। फिर 2 पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 27, फिर अब 2 पे तो नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर 3, 7 और 2 सम 9 होता है, दिस मीन्स ये होगा 3 पे 9, 3 पे 3। तो अब यहाँ 216 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 3 टाइम्स तो कितना आया 2 और 3 टाइम्स कितना आया 3। क्लियर? या इसको हम ये लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब और 3 का होल क्यूब, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें। अब इन नंबर्स में देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है? 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो कभी भी आप कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी थ्योरम आपकी 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई या उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट है वो यूनिक होगा वो फैक्टराइजेशन, हालांकि जो उसका ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। क्लियर? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 कि एक्सरसाइज 1.2 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और कैसे आप उनको सोल्व करेंगे। काफ़ी इजी सी एक्सरसाइज है। बस ये मान के चलिए कि इस एक्सरसाइज का 80% तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। बस जस्ट हमें इसको एक बार सोल्व करना है। तो यहाँ से देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक ये जो नंबर गिवन है टोटल 5 पार्ट्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपने इनको लिखना है। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये है 140 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हुई। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर यानी कि 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, ये 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यह है 35। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर 3 चेक करें, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद आएगा 5 और 5 पे कितना आया 7। क्लियर? तो उसके बाद हम 140 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसकी क्या हुई भी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 140 को क्या लिख सकते हो भी, ये जो 2 इंटू 2 है इसको ऐसे लिख दो 2 टू दी पावर 2 हो गया, यानी कि 2 टाइम्स आया ना, तो इंटू में अब 5 और इंटू में 7। तो इसकी क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। बस सिंपल से क्वेश्चन है। एक और देख लीजिए
156 से 156 डिवाइड करोगे 2 से तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 पे होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए 2 पे तो नहीं होगा, अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और ये 13, और 13 क्या है, प्राइम नंबर, ये आगे डिवाइड ही नहीं होगा। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 156 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 और इंटू में 13। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ी थी, भी बहुत ही सिंपल है। तो हर एक नंबर को आपने इसी तरीके से डिवाइड करके देखते रहना है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे ध्यान रहे वो क्या हो, प्राइम हो। कभी भी आप 6 8 9 10 ऐसा कुछ नंबर नहीं लिखेंगे कि जो यहाँ कंपोजिट हो। तो जो आगे के 3 पार्ट्स है, 3rd 4th 5th, सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्या कहते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। ये रिलेशन होता है जो आपको हर टाइम पता होना चाहिए कि जो अगर किन्हीं भी आप दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो वो हमेशा इक्वल होगा फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं सेकंड नंबर के साथ। क्लियर, अब इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है कि एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर के बीच क्या रिलेशन होता है, कि अगर दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो इसका भी एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं। जैसे नंबर है 26, तो एलसीएम एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालते हैं। 26 के जब आप फैक्टर करोगे जैसे जूनियर क्लासेस में करते थे तो 2 पे कैंसिल हुआ तो 13, अब आगे तो फैक्टर होंगे ही नहीं। 13 क्या आ गया यहाँ, प्राइम नंबर। उसके बाद 91, अब 2 पे कैंसिल करो, 3 पे, 4 5 6 कहीं पे भी नहीं होगा। 6 से तो चलो हमें कैंसिल ही नहीं करना, 7 पे एक जाके कैंसिल हो जाएगा। 7 पे कैंसिल करोगे तो 13 आया। अब 26 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 इंटू क्या आएगा, 13। अब 91 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो आया 7 इंटू 13। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, वो क्या होगा। अब एक यही फैक्टर ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 13। उसके बाद एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ये भी प्रीवियस क्लासेस में आप सारा कर चुके हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ। अब एलसीएम क्या कहते हैं कि ये जो फैक्टर के अलावा रहते हैं इनको भी लिख लो 2 इंटू 7 और एक बार इसमें से 13 लिख लो। क्लियर, तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ से देखो 7 इंटू 2 14 इंटू 13, 13 4 जा 52 5 और 13 1 जा 13 और 5 18, तो ये कितना आया 182। अब एलसीएम भी आ चुका है, एचसीएफ भी आ चुका है, अब दोनों नंबर भी है, तो इसको देखते हैं वेरीफाई होते हैं कि नहीं। नाउ वी विल चेक द गिवन रिलेशन। हम क्या करते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है इसको हम चेक करते हैं। अब ये बोल रहा है कि एलसीएम यानी कि 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 26 इंटू 91। क्लियर, अब हमने सिंपली क्या करना है 182 की 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लेने। चलो इसको तो सिंपली कर देते हैं, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104 और 2 106, 10 13 1 जा 13 और 10 23। अब ये देखते हैं कि 26 इंटू 91 कितना आता है, तो यहाँ 91 और 26 की मल्टीप्लाई, तो सिंपली करते हैं 6 यहाँ 54 क्रॉस 2 और 18, तो देखिए यहाँ 6 6 और ये कितना आ गया 2366। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों ये भी यही वैल्यू आएगी। क्लियर, यानी कि दोनों क्या हो गए इक्वल। दिस मीन्स ये जो रिलेशन था ये क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। और ये रिलेशन हर जगह काम करता है, किन्हीं भी दो नंबर का जब भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालना चाहे तो। अब
तो ये जो बाकी के दोनों पार्ट है सेकंड और थर्ड, प्यारे बच्चों ये आप खुद से करोगे, क्योंकि ये इसमें कुछ नई चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा, ये क्लास 9th लेवल का है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, भी थोड़ा बहुत अगर स्टूडेंट को बताए तो वो खुद से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों के जितने भी पार्ट हैं सभी को सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये कुछ इंटीजर गिवन है, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एचसीएफ। ये वही अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें दो नंबर गिवन थे, यहाँ 3 नंबर गिवन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 12, 15 और 21 गिवन है, तो यहाँ 12 की फैक्टराइजेशन करोगे तो आप 2 पे कैंसिल होगा 6 और 2 पे कैंसिल होगा 3। अब 15 की करते हैं तो 15 यानी कि 3 पे 5, आगे कैंसिल ही नहीं होगा। 21 तो यहाँ 3 पे और 3 पे कितना आया 7। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। तो अगर आप HCF निकालोगे इनका 12, 15 और 21 का, तो वो क्या आएगा, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो इन सभी में क्या हो, कॉमन हो, यानी कि एक यही फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है और तो कुछ आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो दिस मीन्स HCF क्या हो गया 3। अब LCM आप निकालते हो, LCM ऑफ 12, 15, 21। अब ये क्या कहता है कि जो कॉमन है उसमें तो एक को लिख लो बस, 3 कॉमन था ना 3, अब बाकी जो भी बचता है 2 × 2, तो 2 × 2 ये हमने लिख लिया, × 5 × 7, तो ये क्या हो गया HCF। अब मल्टीप्लाई को थोड़ा इजी कर लेते हैं, 5 × 2 10, 3 × 2 6 × 7 42, और 42 × 10 कितना हुआ 420। तो प्यारे बच्चों 420 आया इसका LCM, और HCF की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो इसी तरीके से आपने हर एक नंबर के फैक्टर बना के HCF और HCF निकालने हैं, अभी HCF और LCM क्लियर। सेकंड पार्ट भी एज इट इज, थर्ड पार्ट भी एज इट इज। अगर कोई भी पार्ट आपसे सोल्व नहीं होता या आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कोशिश करते हैं कि कंप्लीट करवा दें, या फिर इनके सॉल्यूशन की PDF अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर। तो इतना तो मुश्किल भी नहीं है, हो ही जाएगा लगभग। अगर फिर भी ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दिया करें। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4, ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है 2 मार्क्स के अंदर। गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM क्लियर। तो अब यहां से देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, एज वी नो, हम जानते हैं कि जो LCM की मल्टीप्लाई अगर हम HCF के साथ कर दें, अब ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए अलाउड है, 3 नंबर्स के लिए नहीं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर क्लियर। अब यहाँ पे LCM की वैल्यू गिवन नहीं है तो LCM तो हमने निकालना है अभी, इनटू दोनों का HCF कितना है 9, और फर्स्ट नंबर कितना है 306, इनटू सेकंड नंबर कितना है 657। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप इस फॉर्मूले की बजाय ये 2 नंबर हमें दे दो, हम अलग से उसका LCM निकाल देंगे। आप वैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीख जाओगे भी, ये अच्छा है, इस तरीके से करोगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा क्लियर। यानी कि LCM आप वैसे भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, कितना कुछ है, इसमें सिंपली हो जाएगा। तो LCM को रखो लेफ्ट हैंड साइड, 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 306 × 657 अपॉन 9, 9 से कैंसिल करोगे तो 9 3 जा 27, 3 6 9 4 जा 26। तो जो LCM आया वो किस किस की मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 34 × 657, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 22,338 क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आएगी LCM की। अब एक तो आप LCM ऐसे निकाल रहे हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो दोनों के फैक्टर बनाने पड़ते, फिर उनमें मल्टीप्लाई करते, तब भी वैल्यू यही आती, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 4 इनको आप इजीली सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
तो ये इस टाइप का आपका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 5, वहाँ 4 टू द पावर n है या 6 टू द पावर n है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। अब इसमें हमने क्या बताना है कि 6 टू द पावर n, यानी कि n की क्या किसी वैल्यू के लिए ये जो नंबर है वो 0 पे एंड होगा। जैसे अब पहले इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो नंबर क्या आएगा 6, n की वैल्यू 2 हो तो 6 टू द पावर 2 36, क्यूब हो तो 216। क्या कोई इस तरीके से 6 की यहाँ पावर में कुछ ऐसा नंबर लिख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में जो भी नंबर आए उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या n की ऐसी वैल्यू है कि जो इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या बना दे, 0 बना दे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक्चुअल में n की वैल्यू ऐसी है। अब n की वैल्यू अगर कोई ऐसी है कि जो लास्ट डिजिट को क्या बना देती है, 0, दिस मीन्स वो नंबर 5 से पक्का डिविजिबल होगा, क्योंकि वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। क्लियर? जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25। जो इन सभी का यूनिट प्लेस है वो या तो 0 है या फिर 5 है, ये 5 से पक्का क्या होंगे, डिवाइड होंगे। क्लियर? अब हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n, द गिवन नंबर एंड्स विद डिजिट 0। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि ये विद डिजिट 0 क्या होता है, एंड। क्लियर? अब अगर ये 0 पे एंड होता है, दिस मीन्स, अब इसका मीन्स क्या हुआ, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। क्लियर? तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 होगा। अब इसको एक तरीके से और समझिए, अगर हमें मान लिया 25 की फैक्टराइजेशन करनी है तो हम क्या लिखते हैं, 5 × 5। अगर मैं बोल रहा हूं कि 25 के स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करो तो आप क्या करोगे कि ये जो फैक्टर लिखे हैं इनको 2 बार लिख दोगे तो वो क्या होगी, स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि 25 के क्यूब की फैक्टराइजेशन करो तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 फैक्टर लिखे हैं इनको 3 टाइम्स लिख देते हैं। क्लियर? दिस मीन्स ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब ये जो 6 टू द पावर n है, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 6 टू द पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 और टू द पावर n। अब ये जो फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन में क्या कहीं आपको 5 या 0 दिखाई, 0 तो देखो हम इसमें लिखेंगे नहीं, अब क्या 5 कहीं दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर में कहीं 5 लिखा हो और वो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हेयर 5 is not present in the prime factorization of 6 to the power n। Clear? So there are no any value। ठीक है, यानी कि यहां कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, which वैल्यू ऑफ n लिख सकते हो यहां, वैल्यू ऑफ n विच गिव्स द एंड डिजिट ऑफ 6 टू द पावर n 0। क्लियर? यानी कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे इस डिजिट का जो 6 टू द पावर n, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। अगर ये 6 टू द पावर n की जगह हमें 10 टू द पावर n पूछता भी, क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि जो 10 टू द पावर n के लास्ट में 0 दे दे, भी n की जगह 1 लिख लो तो 10 ही आ जाएगा, लास्ट में 0 है, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था, 2 × 5, यानी कि 5 प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये 0 दे पा रहा है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं तो ये 0 भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप एग्जाम्पल नंबर 5 को भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए वहां भी काफी कुछ लिखा हुआ है। 6 में है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 और एंड दिस, ये नंबर आर क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, वो सारे नंबर जो 1 से खुद से और एक तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब ये है जो, ये तो मल्टीप्लाई में है, आगे प्लस में है।
अगर इनमें से हम 13 कॉमन ले ले तो यहाँ से बचेगा 7 इंटू 11, ये 13 तो कॉमन चला गया, प्लस कितना हुआ 13। अब ये जो भी नंबर बनेगा यानी कि 77 प्लस 13, क्लियर। अब जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से तो डिवाइड होगा ही, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ये खुद जो नंबर है उससे भी डिवाइड होगा, लेकिन जब हम इसको 13 से डिवाइड करता हूं तो 13 से 13 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, यानी कि 13 से भी क्या है, डिविजिबल है, क्लियर। अब ये 1 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, और अदर फैक्टर क्या होगा, 13 से भी डिविजिबल है। दिस मीन्स ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड आल्सो बाय 13, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्लियर। उसके बाद ऐसे ये सारा कुछ देखो मल्टीप्लाई में है, ये लास्ट में प्लस में है, तो ये जो 5 है ये हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 7 इंटू 6 5 कॉमन आया, 4 3 2 1। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई लिख के दिखाया गया है, उसके बाद प्लस में क्या आएगा 1। अब ये जो भी नंबर बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करके देख सकते हैं, वो 1 से तो कन्फर्म है डिवाइड होगा, और ये जो भी नंबर बनेगा वो 5 तो है नहीं, 5 के अलावा कुछ और है, यानी कि 5 से तो बड़ा है, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो खुद से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर इसी नंबर को हम 5 से भी डिवाइड कर देते हैं तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। दिस मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल है, तो 3 ऐसे नंबर मिले जिससे एक कंप्लीट डिवाइड होता है। तो इस केस में भी लिखोगे दिस सेकंड गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड आल्सो बाय 5, सो इट इज आल्सो ए प्राइम नंबर, क्लियर। तो ये सॉरी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो विद रीजन आपने लिख देना है दोनों के यहाँ नीचे, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसकी स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। अब क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में, क्लियर। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point at the same time and go in the same direction. अब यहाँ पे दो पर्सन हैं भी, एक है सोनिया है, एक है रवि। अब जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि लेता है 12 मिनट, क्लियर। लेट सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट करवाया। अब स्टार्टिंग में जब वो सोनिया चलेगी तो इस तरीके से जब सोनिया एक रिवोल्यूशन एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो उसको 18 मिनट लगेंगे, क्लियर। अब मान लिया यहाँ इस ए पॉइंट से सोनिया स्टार्ट हुई और वो इसी डायरेक्शन में चलने लगी, जब वो वापस आएगी तो उसको कितने मिनट हो चुके होंगे, 18। कितने मिनट हो चुके होंगे, 18 मिनट। लेकिन जब हम रवि को भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे क्या आ गया रवि। अब रवि जब स्टार्ट होगा वो 12 मिनट में तो दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब 18 मिनट के बाद चेक करोगे तो वो हाफ और कवर कर देगा यहाँ पे। अब रवि कहाँ मिलेगा, बी पॉइंट पे, क्लियर। यानी कि 18 मिनट के बाद चेक किया तो सोनिया तो उसी पॉइंट पे थी, लेकिन रवि तो एक चक्कर पूरा करके आधा ये भी पूरा कर दिया था, क्लियर। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो प्यारे बच्चों जो गिवन नंबर होता है उनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। यानी कि जो ये 12 है इसके फैक्टर करो, 2 पे 6 और 2 पे 3। 18 है इसके फैक्टर करो, 2 पे 9 और 3। यहाँ 12 के फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। अब ये तो कॉमन है ही, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं ये भी कॉमन है, तो कॉमन वालों में से तो हम एक एक डिजिट लेते हैं, यानी कि 2 3, और इसके अलावा क्या बचा 2 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 कितना आया 36। तो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। अब चेक करते हैं 36 मिनट बाद। अब देखो ये 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जब 18 मिनट होगी तो वो यहाँ इसके हाफ में मिलेगा, यानी कि इसको सेंटर मान लीजिए क्या होगा डायमीटर। जब हम दूसरा चक्कर कंप्लीट करेंगे 36 मिनट बाद, यानी कि 36 मिनट बाद अब सोनिया की पोजीशन क्या होगी, वही स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन ये नेक्स्ट 18 मिनट में कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट 12 मिनट में तो दोबारा फिर यही मिल गया, और नेक्स्ट 6 मिनट में फिर यहाँ, यानी कि 2 चक्कर कंप्लीट करेगी सोनिया और ये 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा और दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मिलेंगे। तो मेन मुद्दा था एलसीएम निकालना, और एलसीएम हमने निकाल दिया 36 मिनट। तो इस तरीके से आप इस लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो प्यारे बच्चे, तो
क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है, जो बेसिकली डिपेंडेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, आपको ये थ्योरम आनी चाहिए। एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा था ही नहीं कि जो आपने अलग से कुछ नया सीखा हो, वही सारी प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ जो आप क्लास 9th 8th 7th या 6th में भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना। तो 6 to 9th ये एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी कर ली थी, बस एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया था ये वाला 5, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 5 भी पढ़े, ये भी पढ़े। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।